नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना बिहार में आपका स्वागत है। छात्रों, परीक्षा की घड़ी नज़दीक आ रही है और जैसे ही ये शब्द हम सुनते हैं परीक्षा, एक अजीब प्रकार का तनाव हमारे मनोमस्तिष्क पर छा जाता है। इसी को देखते हुए SCERT ने एक नया सीरीज प्रारंभ किया है आपकी सुविधा के लिए। एक ऐसा वातावरण तैयार करने का जिससे आप परीक्षा के लिए तैयार हो सकें। आप बेशक आपने PM ई-विद्या पर जितने भी वीडियोज़ हैं आपके लिए जो प्रसारित किए गए हैं, आपने उसे देखा होगा, आपने पाठ्यपुस्तक का भी अध्ययन किया होगा, किंतु उसके इतर जैसे जैसे परीक्षा नज़दीक आती है, हमारा दायित्व बढ़ता है और हमारा प्रेशर भी बढ़ता जाता है। इसी बात को देखते हुए एक नई सीरीज जो तैयार की गई है, इसमें इस बात का ध्यान रखा गया है कि परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, उन प्रश्न का पैटर्न क्या होता है, किस खंड से प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्नों की संख्या कितनी होती है, क्या ज़्यादातर प्रश्न एक ही खंड से होते हैं या साल दर साल वह चेंज होता है। इन सभी चीज़ों का अध्ययन करते हुए हमारे विशेषज्ञों ने एक अलग प्रकार की पद्धति का प्रारंभ किया है जो केवल आपके लिए है। उसे आप ज़रूर देखें। अभी हम लोग उसी पे चर्चा करेंगे। उसमें सबसे पहले हम समझेंगे कि पूरी परीक्षा की पद्धति क्या है, कैसे होता है परीक्षा, कितने प्रश्न होते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्नों की संख्या कितनी होती है, वस्तुनिष्ठ जिसको हम कहते हैं, पाठ्यपुस्तक से कितने प्रश्न आते हैं, पाठ्यपुस्तक से इतर व्याकरण से संबंधित कितने प्रश्न उसमें होते हैं, और उसी के साथ पाठ्यपुस्तक में भी क्या किसी एक खंड से ज़्यादा प्रश्न होते हैं। जैसे आपने पुस्तक पढ़ा होगा, गद्य खंड पद्य खंड होता है, तो क्या पद्य खंड से ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं या गद्य खंड से। तो आप सभी जानते हैं कि ताल में बिठाकर दोनों से बराबर प्रश्नों की संख्या होती है। तो फिर भी एक खाका हम आपके सामने रखेंगे कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न कितने होते हैं, विषयनिष्ठ प्रश्न कितने होते हैं, उतनों संख्या कितनी होती है प्रश्नों की, कितने अंक होते हैं, निबंध लिखना होता है कि नहीं, पत्र आपने लिखा होगा, पत्र लिखना होता है कि नहीं, कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। और उसी से संबंधित हम एक प्रश्नों की श्रृंखला भी तैयार कर रहे हैं जिसमें आपसे जहाँ तक हो सके प्रश्न हम आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा, उस प्रश्न का उत्तर आप देंगे, फिर बाद में हम भी उसी प्रश्न का उत्तर देंगे और आप देखेंगे कि आप कितने प्रश्नों का उत्तर आप सही दे पाए हैं। इसी प्रकार से ये पूरी सीरीज चलेगी। तो आज यह कक्षा 12 की हम बात करेंगे, दिगंत पाठ्यपुस्तक जिसका नाम है पाठ्यपुस्तक का। तो इसमें हम इस कक्षा की शुरुआत करें इससे पहले हम आइए समझते हैं कि इसका पूरा एक रूपरेखा इसकी कैसी है। आइए देखते हैं। इसमें आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, इसको दो भागों में बांटा गया है। खंड अ वस्तुनिष्ठ प्रश्न और खंड ब विषयनिष्ठ प्रश्न। अब इसमें देखिए प्रश्नों की संख्या। तो आप जब परीक्षा हॉल में जाएंगे, जब आपको प्रश्न पत्र मिलेंगे, तो सबसे पहले जब आप प्रश्न को पलटेंगे देखेंगे कि सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके सामने आएंगे और प्रश्न पत्र के सबसे अंत में विषयनिष्ठ प्रश्न होंगे। तो आपके लिए आसान होगा यह चयन करना कि आप किसे बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न की चर्चा हम करते हैं। इसमें प्रश्नों की संख्या 100 होगी और इसमें से किसी भी 50 प्रश्नों के उत्तर हमको देने हैं और सभी प्रश्नों के अंक 1 होंगे। तो कुल अंक जो है वो 50 अंक हुए, यानी कि खंड अ में 50 अंक हमारे हैं। अब इसमें कहाँ से प्रश्न आएंगे, तो आप देखें प्रश्न पुस्तक, ये प्रश्न पाठ्यपुस्तक दिगंत भाग 2 के गद्य खंड और पद्य खंड से, जिसमें हिंदी भाषा एवं साहित्य की कथा तथा व्याकरण, इन दोनों से मिले जुले प्रश्न होंगे। ऐसा नहीं कि केवल पाठ्यपुस्तक से प्रश्न होगा, पाठ्यपुस्तक के ही बीच बीच में जो व्याकरण से संबंधित प्रश्न आएंगे वो भी प्रश्न आपके इसमें रहेंगे। अब सवाल उठता है कि पाठ्यपुस्तक से तो हमने देख लिया कि गद्य खंड और पद्य खंड से प्रश्न होंगे, इसी के साथ व्याकरण में किन किन महत्वपूर्ण बिंदुओं को हमको देखना है, किस भाग पर ज़्यादा हमें ध्यान देना है, किसको पढ़ना है। चूँकि हम सभी परीक्षा को लेकर यह बात जानते हैं कि क्या पढ़ना है से ज़्यादा बेहतर है ज़्यादा इस बात पर ध्यान दिया जाए कि क्या नहीं पढ़ना है। कई अन्य चीज़ों पर हम ज़्यादा समय बर्बाद कर देते हैं, इसलिए बेहतर है कि हम ये समझें कि क्या हमको किस पर ज़्यादा ध्यान देना है। तो इसमें व्याकरण के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसको आइए देखते हैं। जैसे वर्ण,
संज्ञा, सर्वनाम, कारक, विशेषण, लिंग, संधि, समान, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द। और ये सभी जो मैं पढ़ रहा हूँ व्याकरण के बिंदु, ये आपके पाठ्यपुस्तक में आए हुए हैं। पाठ्यपुस्तक जो आप पढ़ते हैं या पीएम ई विद्या के आपने वीडियो जो देखे होंगे, उसमें आपने देखा होगा कि हर पाठ के बाद जो अभ्यास प्रश्न आपसे करवाए जाते हैं, उन अभ्यास प्रश्नों में भी व्याकरण के अलग से खंड होते हैं। तो आप उसमें भी आपने पढ़ा होगा, आपने घर में भी तैयारी की होगी। उसी के साथ विलोम शब्द, क्रिया, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, शुद्ध अशुद्ध शब्द, मुहावरा, वाक्य, लोकोक्ति आदि। तो ये खंड जो हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न के हैं, जिसमें इतने भाग से प्रश्न आएंगे। अब आइए समझते हैं विषयनिष्ठ। चूँकि अब परीक्षा की पद्धति थोड़ी बदली है कुछ एक सालों में, तो उसमें विषयनिष्ठ प्रश्न पर एक अलग प्रकार के प्रश्न आने लगे हैं, उसको हम समझते हैं। इसमें सबसे पहला जो आप देख रहे होंगे अंक विभाजन जो किया गया है, निबंध 8 अंक का। अब आप निबंध को आप यह भूल जाएं कि आप 7 और 8 में हैं, आपने शुरू कर दिया निबंध लिखना और आपने अंत कर दिया एक पेज में। ये तरीका नहीं है, अब ये तरीका आपका समाप्त हो चुका है। आप 12वीं की कक्षा में हैं और उसकी परीक्षा दे रहे हैं, तो आपका दायित्व बनता है कि निबंध का एक तरीका जो होता है, उसका परिचय, उसके मध्य में विस्तार, हम उसको बोलते हैं, विस्तार की चर्चा करेंगे, और फिर उपसंहार हम करते हैं। तो ये कई खंडों में विभाजित होता है। कोई भी निबंध अगर आपको दिया गया है तो, और कई बार तो आप देखेंगे प्रश्नों में कि उसमें दिया हुआ रहता है कि किन किन भागों पर चर्चा करनी है उसकी। अब प्रदूषण है तो ऐसा नहीं कि प्रदूषण पर हमने लिखना शुरू कर दिया। प्रदूषण के कारण पहले परिचय हम देते हैं, फिर उसका कारण क्या है, फिर कारण के बाद उसका कहाँ कहाँ विस्तार है, क्या उसका प्रभाव पड़ रहा है, और अंत में उपसंहार में आप बताते हैं कि उसका कैसे हम निराकरण कर सकते हैं। तो निबंध आया तो है, 8 अंक हैं इसके लिए, लेकिन इसके लिखने का तरीका चेंज हुआ है और आपको अपडेट होना पड़ेगा। इसी के साथ सप्रसंग व्याख्या आएगा, 8 अंक का ये भी होगा। यानी किसी भी पाठ के किसी हिस्से से एक उदाहरण दे दिया जाएगा, कविता की कोई पंक्ति दे दी जाएगी और कहा जाएगा सप्रसंग व्याख्या करें इसकी, यह 8 अंक का होगा। पत्र लेखन औपचारिक, अब समझते हैं कि पत्र लेखन 2 प्रकार का होता है, औपचारिक और अनौपचारिक। तो पत्र आपको लिखने कहा जाएगा, या तो औपचारिक, दोनों ऑप्शन होता है, दोनों विकल्प आपके पास मौजूद होगा। आप औपचारिक की ओर बढ़ सकते हैं, अनौपचारिक की ओर बढ़ सकते हैं। आप अगर परिवार के किसी सदस्य के यहाँ पत्र लिखते हैं तो वह अनौपचारिक पत्र होता है। अगर कार्यालय में कहीं आप पत्र लिख रहे हैं, प्रधानाध्यापक को लिख रहे हैं, तो वह औपचारिक पत्र होता है। या किसी सरकारी संस्था में आप लिख रहे हैं तो वह एक औपचारिक पत्र है। तो इन दोनों का आपके पास विकल्प होगा, दोनों में से किसी एक का चयन करके आपको लिखना है। इसके लिए आपको 5 अंक मिलेंगे। आइए अब लघु उत्तरीय प्रश्न। तो लघु उत्तरीय प्रश्न 10 अंकों का होगा और प्रश्न आपको 10 रहेंगे, उसमें से किसी 5 प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे और हर प्रश्न के लिए 2 अंक हैं। तो 5 और 2 अर्थात 10 अंक का यह होगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न इसी प्रकार से 15 अंकों का होगा। संक्षेपण ये महत्वपूर्ण विधा है, इस पर हम बहुत कम बात होती है जबकि बात होना चाहिए। संक्षेपण एक महत्वपूर्ण विधा है, उसमें गद्यांश की तरह आपको एक पाठ का अंश दिया हुआ होगा, उसको संक्षेप में लिखना होता है और इसके लिए 4 अंक आपको मिलेंगे। और जब आप इसका योग करेंगे तो कुल मिलाकर 50 अंक का ये आपके सामने आएगा। तो ये विषयनिष्ठ प्रश्न इस प्रकार के आपके सामने आएंगे। आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा भी होगा। तो ये हमारा कुछ प्रश्न का तरीका है। जो अब तक आए प्रश्न इसी प्रकार से बटे हुए होते हैं अंकों में, और इसी की तैयारी आप अब तक करते आए हैं और इसी पर आधारित हमारी ये पूरी श्रृंखला चलेगी। जैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न की चर्चा भी हम कर रहे हैं, आज हम आपके समक्ष जितना संभव हो सकता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न रखेंगे। और उसके लिए मैं एक तरीका अपनाऊंगा कि आप प्रश्न पढ़ूंगा और उसके बाद 2-3 सेकंड के लिए मैं रुकूंगा और आपके उत्तर की प्रतीक्षा करूंगा ताकि आप उत्तर दें, और उसके पश्चात फिर अगले स्लाइड में उसका उत्तर होगा और उससे जुड़ी कुछ जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो भी मैं साथ पे करता चलूँगा ताकि आप एक बार उसे रिकॉल कर लें। आइए अगले स्लाइड में आते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है हमारे पाठ का। कि जब आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो प्रश्न में आप कई प्रश्नों में आप देखते होंगे कि ये किस काल के कवि हैं। ये जैसे आप आगे प्रश्न में देखेंगे कि रामधारी सिंह दिनकर किस युग के कवि हैं, या सूरदास किस कालखंड के कवि थे।
तो ये सारे प्रश्न जो हैं हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित हैं। इसी के साथ अगर ये सवाल आ रहा है कि इस कविता में कौन से रस की उत्पत्ति हुई है, निष्पत्ति हुई है, तो रस है। अलंकार की चर्चा हमें करनी है। छंद, किस छंद में लिखा गया है, शब्द शक्ति, काव्य गुण, ये सभी प्रश्न आपसे वस्तुनिष्ठ में पूछे जा सकते हैं। इससे विषयनिष्ठ में नहीं पूछे जाएंगे, इस बात का ध्यान हम रखेंगे। ये सभी जो विषय वस्तु हैं, इनसे आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न के तौर पर सवाल किया जाएगा। विषयनिष्ठ की चर्चा हम कर चुके हैं, इसलिए इस पर पुनः चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं। तो अब प्रश्न की शुरुआत हम कर रहे हैं, और प्रश्न में जैसा मैं पहले बता चुका हूं कि प्रश्न मैं पढ़ूंगा और प्रश्न पढ़ने के उपरांत 2 या 3 सेकंड के लिए मैं रुकूंगा, आपके उत्तर की प्रतीक्षा करूंगा। आप या तो अपने घर में पाठ्यपुस्तक, आप अपनी उत्तर पुस्तिका में उसे लिखेंगे, या फिर आप जवाब देंगे और उसी का अगले स्लाइड में आप उसका उत्तर भी देखेंगे और उससे जुड़ी हुई कुछ अन्य बातें मैं आपको बताता चलूँगा। तो प्रारंभ करते हैं इसको। सबसे पहला प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट रचित रचना निम्न में से कौन है? अब इसमें ऑप्शन है जूठन, रोज, तिरिच और बातचीत। तो यहाँ इसके उत्तर के रूप में हम एकदम बहुत आसान सा प्रश्न है कि बातचीत बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है, एक निबंध है। और निबंध में इसी के साथ हमको समझना चाहिए कि बालकृष्ण भट्ट आधुनिक युग के एक महत्वपूर्ण गद्यकार हैं, भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण गद्यकार हैं। ध्यान रखें, आधुनिक युग जब हम बात करते हैं तो आधुनिक युग में भारतेंदु युग से ही आधुनिक युग की शुरुआत मानी जाती है। और जो साहित्य अब तक पद्य तक सीमित था, उसको गद्य में लाने का श्रेय भारतेंदु हरिश्चंद्र को जाता है, और उसके सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण गद्यकार बालकृष्ण भट्ट हुआ करते हैं। तो प्रश्न यही है, बालकृष्ण भट्ट रचित रचना निम्न में से कौन है? तो इसमें उत्तर होगा बातचीत। अगला प्रश्न है, सूबेदारनी किस शीर्षक कहानी की पात्रा है? विकल्प हैं ओ सदा नीरा, रोज, उसने कहा था, जूठन। आप याद करें, सूबेदारनी लहना सिंह और एक ऐसी कहानी जिसके कहानीकार 3 ही कहानी लिखकर और पूरे हिंदी जगत में प्रसिद्ध हो गए। आपको याद आया होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित ये कहानी है। मैंने आपको एक विकल्प दिया है, तो आपका उत्तर होना चाहिए था उसने कहा था। बिल्कुल सही। आइए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? विकल्प हैं चरित्र प्रधान, व्यंग्य प्रधान, हास्य प्रधान या धर्म प्रधान। अब इसमें हमको देखिए, जब भी हम परीक्षा के दृष्टिकोण से देखते हैं, तो हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम सही उत्तर का चयन कर सकें। उसके लिए कई बार ऐसा होता है कि हम विकल्प में से सही उत्तर का चयन नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए एक एलिमिनेशन मेथड अपनाया जाता है कि हम उसको हटाएं कि कौन नहीं है। तो आइए इसी तरीके से इसको देखते हैं। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? चरित्र प्रधान, व्यंग्य प्रधान, हास्य प्रधान, धर्म प्रधान। तो व्यंग्य प्रधान नहीं है, चूँकि इसमें व्यंग्य की बात नहीं है। हास्य प्रधान बिल्कुल नहीं है, जब व्यंग्य नहीं होगा अर्थात हास्य भी नहीं है। और धर्म प्रधान तो बिल्कुल नहीं है, इसका मतलब है कि यह चरित्र प्रधान कहानी है। बिल्कुल सही जवाब, इसका उत्तर होगा चरित्र प्रधान। रामधारी सिंह दिनकर की रचना निम्न में से कौन है? तिरिच, अर्धनारीश्वर, शिक्षा, संपूर्ण क्रांति। अब तिरिच इनकी कहानी नहीं है। रामधारी सिंह दिनकर की रचना आपकी पाठ्यपुस्तक में निबंध है, और इन तीनों में निबंध अर्धनारीश्वर है और शिक्षा है। शिक्षा जे कृष्णमूर्ति की है। इसके हिसाब से हमारा उत्तर निकलता है अर्धनारीश्वर। बिल्कुल सही जवाब। अब ये बड़ा आसान प्रश्न आपके सामने है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थान कहाँ है? रांची झारखंड है क्या, लम्ही उत्तर प्रदेश, इटारसी मध्य प्रदेश या सिमरिया बिहार? तो जैसे ही यह प्रश्न आएगा आपका उत्तर तुरंत निकलना चाहिए सिमरिया बिहार। ये हमारे बिहार के एक महत्वपूर्ण रचनाकार हैं। जैसा कि मैं शुरू में ही बता रहा था कि रामधारी, इस प्रकार के प्रश्न आपके समक्ष आएंगे हिंदी साहित्य के इतिहास से। रामधारी सिंह दिनकर किस युग के कवि थे? अब इसमें देखें विकल्प भारतेंदु युग के, रीति युग के, द्विवेदी युग के या छायावादोत्तर युग के। तो रामधारी सिंह दिनकर भारतेंदु युग के कवि नहीं थे। रीतिकाल तो और पहले की बात है, तो उस समय तो बिल्कुल नहीं होंगे।
द्विवेदी युग जैसे जैसे अपने अवसान की ओर था, अवसान का मतलब समाप्ति नहीं, बल्कि यानी उसके साथ साथ समानांतर चलने वाली नया युग जब जन्म ले रहा था, उसी को कहते हैं छायावादोत्तर युग। और उसी छायावादोत्तर युग के एक महत्वपूर्ण रचनाकार थे रामधारी सिंह दिनकर। तो इसके लिए उत्तर हो जाएगा छायावादोत्तर युग। अगला प्रश्न, निम्न में से किस शीर्षक कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है? अब इससे संबंधित एक बात मैं आपको बता दूं, ये जिस कहानी की चर्चा चल रही है उस कहानी का नाम है रोज। विकल्प में आप देख सकते हैं ओषधानीरा, तिरिच, शिक्षा और रोज। तो मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये कहानी जब लिखी गई थी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के द्वारा, उन्होंने सबसे पहले इस कहानी को इसी नाम से लिखा था, गैंग्रीन के नाम से ही। कालांतर में उन्होंने इसका नाम बदल दिया और गैंग्रीन के स्थान पर उन्होंने उसका नाम रोज कर दिया। तो प्रश्न था, निम्न में से किस शीर्षक कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है? प्रश्न है, विकल्प है ओषधानीरा, तिरिच, शिक्षा और रोज। तो इसमें उत्तर होगा रोज, क्योंकि इसमें गैंग्रीन बीमारी की चर्चा की गई है जो मालती के पति उसका इलाज करते हैं। यहाँ ये कहानी आपने पढ़ी होगी, जरूर आपको याद आ रहा होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रोज शीर्षक कहानी की नायिका कौन है? अभी हमने इससे संबंधित एक प्रश्न देखा। तो प्रश्न है, रोज शीर्षक कहानी की नायिका कौन है? और विकल्प हैं आपके सामने कलावती, मालती, रागिनी और दयावती। तो जब आप कहानी पढ़े होंगे, आपने कहानी पढ़ा होगा, उसमें मालती शब्द बार बार आया होगा। और मालती कोई और नहीं बल्कि लेखक की बहन है, वो दूर की बहन लगती है। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन की बहन है मालती, जिनको लेकर ये कहानी रची गई है। और कहानी में आप बार बार देखिए, आप प्रश्न पढ़ें तो उससे संबंधित कई तथ्यों को साथ में लेकर चलें। जैसे अभी पिछले प्रश्न में मैंने बताया कि इस कहानी का पहले नाम गैंग्रीन था। ये प्रश्न आता भी है कि रोज कहानी का पूर्व में नाम क्या था? तो अगर विकल्प होगा गैंग्रीन तो आप उत्तर देंगे गैंग्रीन। इसी में जो मुख्य इसकी नायिका है उसका नाम मालती है, जो मालती सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जो हैं इसके लेखक, उनकी बहन है। ये इसका उत्तर है। अगला प्रश्न, अज्ञेय के पिता का नाम क्या था? विकल्प है डॉक्टर दयानंद शास्त्री, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, डॉक्टर अच्युतानंद शास्त्री और डॉक्टर अभ्यानंद शास्त्री। तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के पिता थे। अगला प्रश्न, भगत सिंह की रचना निम्न में से कौन है? भगत सिंह को कौन नहीं जानता है? भगत सिंह अपनी इस कम उम्र में भी एक क्रांतिकारी होने के बावजूद जो उन्होंने लिखा, उनकी लेखनी जो चली, वह एक अमिट छाप है हमारे साहित्य के लिए। तो इसमें से प्रश्न हम देख रहे हैं, इसके विकल्प को देखते हैं। एक लेख और एक पत्र, संपूर्ण क्रांति, ओ सदा नीरा और उसने कहा था। तो आप विकल्प को देखकर एक झटके में इसका उत्तर आ सकता है कि इसका उत्तर है एक लेख और एक पत्र। अगला, चौर कैसे ताल हैं? चौर कैसे ताल हैं? विकल्प है उथले, चौड़े, गहरे या लंबे। यह चंपारण का हिस्सा जो है उसमें पानी का जब जमाव हो जाता है ऊपरी सतह पर तो उसको ताल कहते हैं और वह उथला होता है। तो ओ सदा नीरा जब आप निबंध पढ़ रहे होंगे, आपने पढ़ा होगा या आपने वीडियो देखा होगा, उसमें इसकी चर्चा की गई होगी। तो इसलिए विकल्प के हिसाब से इसका उत्तर है चौर कैसे ताल हैं? उथले ताल हैं। अगला प्रश्न, विष्णी किस शीर्षक एकांकी की पात्रा हैं? अब देखिए, इसमें अगर आप थोड़ा सा हम समझदारी से काम लें तो इसका उत्तर निकल सकता है। किस शीर्षक एकांकी की पात्र है? अब यहाँ एकांकी ऊपर आया है और आप देखेंगे कि आपके पाठ में कौन सी एकांकी है। क्या आषाढ़ का एक दिन है क्या, आधे अधूरे, सिपाही की माँ या लहरों के राजहंस? तो आप सीधे सीधे उत्तर पाएंगे कि इसमें उत्तर होगा सिपाही की माँ, क्योंकि यही हमारे पाठ्यपुस्तक में एकांकी के रूप में दिया गया है। ओ सदा नीरा, प्रश्न है ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं। विकल्प है जगदीश चंद्र माथुर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह या भगत सिंह। ओ सदा नीरा एक निबंध है, उसमें नदी की चर्चा की गई है और अभी जो प्रश्न मैं पढ़ रहा था कि चौर ताल किसे कहते हैं, वो इसी निबंध से था। तो इसके लिए आइए देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। जगदीश चंद्र माथुर।
ओस सदानीरा शीर्षक के रचयिता जगदीश चंद्र माथुर हैं। अगला प्रश्न है, बहुजन संप्रेषण के माध्यम नामक पुस्तक के रचयिता कौन हैं? जयप्रकाश नारायण, मलयज, जगदीश चंद्र माथुर या मोहन राकेश? इसके उत्तर के रूप में जगदीश चंद्र माथुर हमारे सामने आते हैं। बहुजन संप्रेषण के माध्यम, इस पुस्तक के रचयिता कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक आलोचना पुस्तक के रचयिता कौन है? दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक आलोचना पुस्तक के रचयिता कौन है? विकल्प हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि, मलयज, दिनकर और जय कृष्णमूर्ति। तो आप जब पाठ पढ़ेंगे, पाठ में एक पाठ है जूठन, उसके लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। और जूठन में आप देखेंगे कि दलित की स्थिति हमारे समाज में पूर्व में क्या थी, आज हम कहाँ पहुँचे हैं, इन दोनों के बीच जो भेद है उसकी चर्चा की गई है। जूठन कहानी आपने पढ़ा ही होगा। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि एक दलित साहित्य के प्रखर साहित्यकार हैं और उन्होंने ही दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक आलोचना पुस्तक लिखा है। और इस पर एक बहुत लंबा विवाद चला है हिंदी साहित्य में दलित साहित्य को लेकर। एक प्रश्न से अलग आपको मैं जानकारी दे दूं कि इस पर यह विवाद चला है कि दलित साहित्य, क्या कोई भी दलित साहित्य पर अपनी लेखनी चला सकता है, या फिर जो स्वयं दलित हैं, पीड़ित हैं, उन्हीं को यह हक बनता है कि उस पर लिख सकें। इस पर एक लंबा वाद विवाद चला है, क्योंकि कहा जाता है कि जो पीड़ा जिसने झेली है उसकी लेखनी और जिस एक ने कल्पना किया है उसकी लेखनी, दोनों में अंतर होगा। तो ऐसा मतलब जो लोग ये चाहते हैं कि दलित साहित्य केवल दलित लिखें, तो ऐसी स्थिति में वो कहते हैं कि नहीं, चूँकि हमने झेला है तो हम ज़्यादा अच्छे से इसके बारे में बता सकते हैं, और आप केवल कल्पना करके लिख सकते हैं, तो हम दोनों में एक जैसी चीज़ें हो ही नहीं सकती हैं, आप पूरी तरह से उसके साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। ये तर्क होता है। अब ये तर्क कहाँ तक सही है ये आप पर छोड़ता हूँ मैं, आप इसका निर्णय करेंगे। फिलहाल इसका उत्तर है ओम प्रकाश वाल्मीकि। अगला प्रश्न, ओम प्रकाश और कलीराम किस शीर्षक पाठ के पात्र हैं? तिरिच के, जूठन, ओ सदानीरा, सिपाही की माँ? ओम प्रकाश और कलीराम जो हैं यह जूठन कहानी के पात्र हैं। ये जूठन कहानी ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा रचित है और उसी में ये दोनों पात्र आए हैं। अगला प्रश्न, आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं, यथार्थ को रचता भी है। महत्वपूर्ण है यह। आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं, यथार्थ को रचता भी है। यह कथन किस लेखक का है? विकल्प है जय कृष्णमूर्ति का, नामवर सिंह का, मलयज का या उदय प्रकाश का। तो इसका उत्तर होगा मलयज का। मलयज ने डायरी लिखी है, उस डायरी में यह वाक्यांश आया है। अगला प्रश्न, हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ के लेखक हैं अज्ञेय, मलयज, उदय प्रकाश या मोहन राकेश? तो आपने पढ़ा होगा हंसते हुए मेरा अकेलापन पाठ मलयज के द्वारा लिखा गया है और यह डायरी विधा में लिखी गई है। यानी आप डायरी को एक बहुत साधारण विधा मान ली जाती है, जबकि ऐसा है नहीं। आप मलयज के जब डायरी को पढ़ेंगे तो उसमें एक साहित्यिक लालित्य आपको मिलेगा। यानी आप डायरी को पढ़कर जैसे आपने महसूस किया होगा कि आप कहानी पढ़ते हैं और निबंध पढ़ते हैं, तो दोनों पढ़ने में आपकी रुचि अंतर हो जाती है। यानी निबंध एक समय के बाद जब आपकी स्थिति साहित्य में अच्छी हो जाती है, समझ विकसित हो जाती है, तब आप निबंध के रस को ले पाते हैं। किंतु कहानी के लिए आप साधारण पाठक भी हैं तो कहानी को आप अच्छे से पढ़ते हैं। लेकिन मलयज की डायरी अगर आप पढ़ेंगे तो आपको डायरी नीरस नहीं लगेगी, बल्कि वह सरस लगेगी। और साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा मानी जाती है डायरी, और उसको लिखने का एक तरीका मलयज ने जो विकसित किया उसे आप देख सकते हैं, आप लिख भी सकते हैं, चूँकि हम लोगों को डायरी लिखना भी चाहिए। और उसमें एक नयापन आपको देखने को मिलेगा मलयज की डायरी में। इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। तिरिच, ये बड़ी अच्छी कहानी है। तिरिच शीर्षक कहानी किस प्रकार की रचना है? अब अगर आपने कहानी पढ़ी है तो आप पाएंगे कि वर्तमान परिदृश्य में जो बाजार की स्थिति है, शहरीकरण की स्थिति है, विकास का जो दौर चल रहा है, उसमें एक ग्रामीण परिवेश से आया हुआ व्यक्ति अपने आप को कहाँ पाता है और कैसे उसकी स्थिति डमाडोल हो जाती है और वह परेशान होता है उस शहरी चकाचौंध में, इसकी की चर्चा की गई है तिरिच कहानी में। और इसमें इसीलिए इसको कहा जाता है
जादुई यथार्थवाद। इसमें विकल्प है अस्तित्ववादी, जादुई यथार्थवाद, आदर्शवादी या हास्य व्यंग्यवादी। तो हास्य व्यंग्यवादी तो होगा ही नहीं, चूँकि ये बहुत ही दारुण कहानी है। आदर्शवादी भी नहीं है, अस्तित्ववादी भी नहीं है। तो इसमें विकल्प जो आता है जादुई यथार्थवादी, यानी कि यथार्थ की चर्चा की गई है इस पूरी कहानी में। जो वास्तव में घटित होता है उसकी चर्चा की गई है। और इसमें लेखक ने लिखा है कि जब उसके पिताजी, लेखक के पिताजी शहर में आते हैं तो उनके साथ किस प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं। और तिरिश जो है एक प्रतीक है, तिरिश के रूप में इन्होंने प्रतीक का इस्तेमाल किया। और वो शहरीकरण के दौर में उनके पिताजी कैसे परेशान होते हैं शहर में आके, और क्या क्या उनको झेलना पड़ता है, अलग अलग प्रकार की स्थिति का सामना वो करते हैं, और अंततः उनकी मृत्यु हो जाती है। इस पूरी कहानी में यही दिखाया गया है। इसीलिए इसे अगर पूछा जाए कि किस प्रकार की रचना है तो यह एक जादुई यथार्थवाद की रचना है। जे कृष्णमूर्ति की रचना निम्न में से कौन है? आपके पाठ में एक शिक्षा पर बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध लिखा गया है। प्रश्न है किनकी रचना है? जे कृष्णमूर्ति की रचना कौन सी है? विकल्प है जूठन, बातचीत, रोज और शिक्षा। तो इसमें उत्तर होगा शिक्षा। यह जे कृष्णमूर्ति के द्वारा रचित एक निबंध है। लीडबेटर के अनुसार जे कृष्णमूर्ति क्या थे? लीडबेटर एक व्यक्ति हैं जिन्होंने जे कृष्णमूर्ति के बारे में कुछ विचार व्यक्त किए हैं। लीडबेटर के अनुसार जे कृष्णमूर्ति क्या थे? विकल्प है देश शिक्षक, विश्व शिक्षक, राज्य शिक्षक या ग्रामीण शिक्षक। तो इसमें आप जब पढ़ेंगे तो इसके लेखक के बारे में जब जानकारी दी गई है तो उसी वक्त यह बताया गया है कि लीडबेटर ने जे कृष्णमूर्ति को विश्व शिक्षक कहा है। न केवल देश शिक्षक, राज्य शिक्षक, ग्रामीण शिक्षक, अपितु विश्व शिक्षक के रूप में इनको प्रदर्शित किया गया है और इनके बारे में बताया गया है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है उनके लिए और हमारे लिए भी। अगला प्रश्न, ओरांव भाषा में धांगड़ शब्द का क्या अर्थ है? ओरांव भाषा में धांगड़ शब्द का क्या अर्थ है? भाड़े का मजदूर, लंगड़े शरीर का आदमी, भारी शरीर का आदमी या हल्के शरीर का आदमी। तो इसमें आप देखेंगे इसका उत्तर भाड़े का मजदूर होगा। ओरांव भाषा में धांगड़ का अर्थ जो होता है वह भाड़े का मजदूर होता है। ये छत्तीसगढ़ी भाषा है। अगला प्रश्न है गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में है? गंडक नदी की चर्चा किस पाठ में की गई है? विकल्प है रोज में, ओ सदा नीरा में, तिरिश कहानी में या जूठन में। तो आप विकल्प को ऐसे ही चुन सकते हैं, ओ सदा नीरा, सदा नीरा, इसमें सदा पानी बहता हो। तो गंडक की चर्चा ओ सदा नीरा में की गई है। अगला प्रश्न, रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पर आसीन रहे हैं? विकल्प है रांची विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय, भागलपुर विश्वविद्यालय या मगध विश्वविद्यालय। रामधारी सिंह दिनकर की चर्चा हम कर रहे थे शुरुआत में ही, उनके निबंध को हमने पढ़ा है अर्धनारीश्वर के रूप में। और रामधारी सिंह दिनकर न केवल एक महान कवि रहे हैं बल्कि एक महान गद्यकार भी रहे हैं। और उनकी महानता इस बात पे भी परिलक्षित होती है कि वह भागलपुर विश्वविद्यालय के उप कुलपति के पद पर भी आसीन हुए हैं। तो विकल्प के आधार पर इसका उत्तर भागलपुर विश्वविद्यालय होगा। रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पर आसीन रहे हैं? तो उत्तर होगा भागलपुर विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? अब विधा की जब चर्चा चल रही है तो ये प्रश्न आप मान के चलें कि विधा से संबंधित प्रश्न एक तो होगा ही आपके प्रश्न में। अब वो कोई भी हो सकता है, उसी से संबंधित यह प्रश्न है। अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? आत्मकथा है, रेखा चित्र है, निबंध है या संस्मरण है? तो आप अर्धनारीश्वर को आपने पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है, पीएम ई विद्या पर आपने बिल्कुल इसके वीडियोज़ को देखा होगा। अर्धनारीश्वर एक निबंध है और इसमें स्त्री और पुरुष के गुणधर्म की चर्चा करते हुए दोनों के एक दूसरे से अलग न मानते हुए दोनों को एक मानना और एक दूसरे के गुणों को लेकर और एक सशक्त व्यक्तित्व का विकास करना, इसी की चर्चा की गई है अर्धनारीश्वर में। हम सभी जो स्त्री को अलग और पुरुष को अलग मानते चलते हैं उसको एक करने का प्रयास किया है इसमें एक प्रतीकात्मक रूप में रामधारी सिंह दिनकर जी ने। तो यह एक निबंध है, इसका उत्तर निबंध होगा।
तो छात्रों, आपने यह देखा, हमें यह महसूस हो रहा है कि आपको ये सीरीज़ अच्छी लगेगी। आप अपनी परीक्षा को और एक नई धार दे सकते हैं इससे। सभी प्रश्न आपके पाठ्यपुस्तक से और व्याकरण से संबंधित ही होंगे। आप ज़रूर इसको देखें और प्रैक्टिस करते हैं घर में इसी प्रकार के प्रश्नों का। हम इसी के अगले कड़ी में आपके साथ फिर आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।